अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो जी यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता हो रहा है रेडी, और ये व्लॉग मेरा संडे का है। ये था कि बहुत लेट आज हम लोग उठे थे। तकरीबन यहाँ पर 3 बज रहे थे दोपहर के, और हमारा नाश्ता बन रहा था क्योंकि हम लोग सुबह सब फजर की नमाज़ पढ़ के सोए थे, बच्चे भी। और फिर ये कि तकरीबन 3 बजे फिर उठे। फिर मैं जल्दी से किचन में गई और यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि वीकेंड था। फिर वीकेंड पे ये था कि चलो मैंने भी बच्चों को नहीं उठाया कि अपनी नींद वगैरह पूरी करें। तो बाकी आम दिनों में तो 5 बजे तक बच्चों को मैं उठा देती हूँ। 5 बजे भी नहीं, 4:30 तक मैं उन्हें उठा देती हूँ, क्योंकि फिर रेडी वगैरह होना होता है सबने। तो फिर बस भाग दौड़ होती है। तो वीकेंड पे ज़रा बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और यहाँ पर हमारा नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ अफ़गानी ऑमलेट। तो इसमें यह है कि बहुत मज़े का ये बनता है, एक पिज़्ज़ा टाइप एक ये बन जाता है। इसमें आपने आलू ऐड करने हैं। 2 आलू मैंने लिए थे, और साथ 2 ही प्याज बारीक कट करके ऐड किए थे, और 2 ही टमाटर लिए थे। आलू मैंने 3 से 4 ले लिए थे, क्योंकि इसमें आलू बहुत अच्छे लगते हैं। फिर इनको आपने हल्की आंच पे ढक देना है, थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड करके। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर अंडे ऐड कर देने हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 अंडों का बनाना है, 4 का, 5 का। हम लोग 5 मेंबर हैं, तो मैंने 5 अंडे इसमें ऐड किए थे। और फिर बाद में इसके ऊपर चीज़ डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। और ये बहुत ही मज़े का मतलब ये बनता है, और बच्चों को भी बहुत मज़ा का लगा था, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हो गया था। वैसे तो आम रूटीन में सीधा सीधा बस ये होता है कि जल्दी से अंडा फ्राई किया, ब्रेड गरम किया, बच्चों को दे दिया, ऑमलेट बना दिया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, इतनी सुबह में भाग दौड़ होती है। तो वीकेंड पे ये होता है कि बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होकर मज़े का नाश्ता करे। तो साथ में फिर मैंने ब्रेड की थी और चाय थी। वैसे तो आम रूटीन में बच्चे चाय बहुत कम पीते हैं, तो लेकिन आज संडे की वजह से सब आराम से मतलब चाय को भी इंजॉय कर रहे थे। तो बहरहाल ये बहुत मज़े का नाश्ता बनता है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो जी पूरा 1 हफ़्ता हो गया है हम लोग घर से बाहर नहीं गए। स्पेशली मैं घर में ही रही हूँ। वैसे तो बच्चे वगैरह चले जाते थे स्कूल, इश्कराश भी जिम चला जाता था, हस्बैंड भी जॉब पे जाते थे। क्योंकि वजह ये थी कि हम लोगों की गाड़ी का छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वजह से गाड़ी रोज़ गैराज में जा रही थी ठीक होने के लिए। तो फिर उसमें ये था कि हस्बैंड सुबह जॉब पे जाते थे, फिर शाम में आकर गाड़ी क्रैश लेकर जाता था ठीक करवाने के लिए। तो ये था कि पूरा वीक थोड़ा थोड़ा उसका काम होता रहा है, तो उसकी वजह से हम बाहर कहीं नहीं जा सके। तो फिर आज था कि मैंने कहा कि मैं इतना तंग आ गई हूँ घर में बैठ के, तो आज मुझे ज़रूर बाहर लेकर जाएं। तो अन्ना भी कह रही थी कि मम्मा स्कूल के अलावा हम कहीं नहीं गए, आज थोड़ा बाहर चलते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अच्छा सा तैयार होकर बाहर निकलूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आज चलते हैं थोड़ा सा बाहर, बस ऐसे ही थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। और ये कि दुबई जाना ज़रा हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो फिर यही होता है कि हम शारजा, अजमान वगैरह चले जाएँ। पहले मौसम बहुत अच्छा होता था, तो हम रासल खैमा, फुजैरा वगैरह इधर निकल जाते थे। लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो फिर ज़्यादा दूर नहीं जाते, बस करीब ही होता है कि होके आ जाए ना। तो बहरहाल गाड़ी का हमारी का किस तरह एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी नीचे बिल्डिंग के ही रात के टाइम, और जो था वो कि किसी ने रात में ही गाड़ी अपनी हमारी गाड़ी के अंदर मारी ना, तो उससे उसका दरवाज़े वगैरह काफ़ी डैमेज हो गए थे। लेकिन ये इतना शुक्र था कि उस बंदे ने खुद ही अगले दिन सुबह में कांटेक्ट किया, फ़ोन किया हस्बैंड को, और बताया कि उनसे बाय मिस्टेक ये हो गया था, तो जो इसका गाड़ी आप ठीक करवा लें, जो गाड़ी का ख़र्चा वगैरह होगा वो मैं दे दूँगा। तो वो हमारे मतलब एक इंडियन भाई थे जिनसे ये हुआ था। और दूसरा ये कि उन्होंने खुद ही, एक अच्छी बात थी कि कांटेक्ट किया और ये दिया। और दूसरा ये था कि यहाँ पर अगर, क्योंकि पता तो चल जाना था कि किसने किया है, क्योंकि नीचे कैमरास वगैरह लगे होते हैं। अगर फिर पुलिस में जाते तो फिर ये होता है कि पुलिस का अलग फ़ाइन आना था उनको। तो फिर उन्होंने खुद ही, एक अच्छी बात थी कि कांटेक्ट किया और करके ये कहा। तो बहरहाल अब गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है, ठीक हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। तो बस आज हमारा था कि चलो अजमान चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग अजमान नहीं गए थे। तो फिर बस अब हम जा रहे हैं अजमान। वहाँ पे मतलब एक छोटा सा कॉर्निश है, बहुत अच्छी जगह है वो भी। तो बहरहाल आप इंजॉय करते हैं वहाँ पर जाकर। तो जी चलें जी, ये बातें तो हो गई सारी। और अब आज हम बात करते हैं कि दुबई में एक फ़ैमिली के रहने का कम से कम ख़र्चा कितना है।
तो मैं अपनी फ़ैमिली के हिसाब से बताऊँगी, क्योंकि हम लोग 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं। और यहाँ पर दुबई में रहने के लिए तो ये होता है कि या तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हों, या अगर हस्बैंड कर रहे हैं तो एक जॉब से मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये है कि दो कई लोग तो होते हैं दो करते हैं, मेरे हस्बैंड भी पार्ट टाइम भी करते हैं। तो इस तरह करके फिर और मतलब यहाँ का सिस्टम चलता है। तो यहाँ के मतलब कम से कम आपके पास 10,000 दिरहम आपकी सैलरी होनी चाहिए, फिर मतलब आप सरवाइव कर सकते हो। और दुबई के अंदर तो बहुत ही मुश्किल है 10,000 के अंदर भी। हाँ, अगर आप शारजा में या अजमान में जाकर रह रहे हो फिर भी ये अफोर्डेबल है, क्योंकि दुबई के रेंट बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, तो हम लोग शारजा में रहते हैं, तो हमारा मंथली रेंट तकरीबन 29 मंथली सॉरी नहीं पर ईयर जो है वो 29,000 दिरहम है। और ये मंथली तकरीबन 2400 से 2500 दिरहम होता है जो हमें पे करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी ग्रॉसरीज़ आ जाती है। तो मैं अपनी ग्रॉसरीज़ बता रही हूँ कि हमारी जो है वो मंथली ग्रॉसरी जो हम मतलब एक साथ करते हैं वो हमारी 1000 से 1100 के दरमियान होती है, ठीक है। और उसके बाद वीकली ग्रॉसरी हमारी तकरीबन 150, 200, 250 इस तरह तक जाती है, ठीक है। तो तकरीबन ये आपका ग्रॉसरीज़ का 1600 से 1700 के दरमियान हो जाता है। फिर बच्चों की एजुकेशन आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मेरे 2 बच्चे हैं मतलब जो अभी इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, सुबान और रैना, तो इनका हम मंथली 3000 पे कर रहे हैं। और इसमें ट्रांसपोर्ट ऐड नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही पिक एंड ड्रॉप करते हैं। और एक राज का अभी 12 हो गया है, अब उसका यूनिवर्सिटी का होगा। तो यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो ये है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी आपका 700 से 800 मंथली नॉर्मल आता है। इसमें गैस, पानी, बिजली ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन आजकल गर्मियां हैं तो बहुत बिल आ रहा है, तकरीबन 1200 से ऊपर बिल आ रहा है। फिर उसके बाद नेट है, नेट का 300 आपका आता है। तो ये इस तरह के एक्सपेंसेस हैं। तो ये मिलाकर आपका इतना मतलब 9,000 से 10,000 के दरमियान हो जाता है। फिर कभी आप शॉपिंग करते हो, बाहर खाना खाने जाते हो, या फिर कभी अल्लाह ना करे बीमार हो जाते हो, तो मेडिसिन भी यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो ये ख़र्चे जो हैं ये मतलब हैं। और ये तकरीबन 10,000 जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 8 लाख बनता है। तो बहरहाल यहाँ पर हम लोगों का जो है वो तकरीबन, मैं अपनी फ़ैमिली का बता रही हूँ, हम लोगों की फ़ैमिली का तकरीबन इतना हम लोगों का लग जाता है यहाँ पर। तो अभी कराच की जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ होगी उसका अलग ख़र्चा है, तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर, तो वो मैंने अभी इसके अंदर काउंट नहीं किया। तो बहरहाल दुबई में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की लाइफ बहुत टफ़ है, ये वो दुबई आना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सोच समझ कर आएँ कि इतना मतलब फैमिली के साथ आपका हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको हर 2 साल के बाद अपना वीज़ा रीन्यू करवाना होता है। और फिर हर साल जो है वो घर का एग्रीमेंट होता है। और फिर गाड़ी यहाँ पर लाजमी है, गाड़ी के बगैर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हर साल गाड़ी की रिन्यूअल होती है। फिर उसके ऊपर फ़ाइन्स भी अच्छे खासे गाड़ी के ऊपर आते हैं, वो फ़ाइन्स आप क्लियर करेंगे फिर आपकी गाड़ी की रिन्यूअल होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ख़र्चे हैं जो यहाँ पर होते हैं। बहरहाल ज़िंदगी कहीं भी आसान नहीं है, हर जगह ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो बस ये है कि फिर बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने भरम रखा हुआ है और बहुत अच्छे से मतलब काम चल रहा है। कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, अप डाउन आ जाता है, फिर बंदा थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। तो बहरहाल ज़िंदगी कहीं आसान नहीं है। जो पाकिस्तान से यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो वो अपने माइंड में ये चीज़ें रखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। स्ट्रगल आपको मतलब हर जगह ही करनी होती है। तो अगर आप यूरोप साइड पे चले जाएं, यूके, कनाडा वगैरह, यूएस कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे भी जाके आपको स्ट्रगल करनी है। तो बट यहाँ वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पे टैक्स होते हैं, लेकिन वो और एजुकेशन का, हेल्थ का बेनिफिट्स देते हैं। यहाँ पर टैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर और बहुत खर्चे हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने जहन में रखें। तो बहरहाल
ये सब बातें थी। और अगर आप दुबई में जाके लेते हो घर, तो दुबई तो बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ पे रेंट बहुत हाई हैं। और एजुकेशन का तो खैर मेरे बच्चे दुबई के स्कूल में ही जाते हैं। एजुकेशन भी हर स्कूल की जो फ़ीसेस हैं वो अलग अलग होती हैं। तो मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन बताई है कि मेरे बच्चे जहाँ पर जाते हैं, और उसमें ये है कि मेरे बच्चों को कुछ डिस्काउंट मिला हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वहीं पर पढ़ाते हैं। तो इस वजह से डिस्काउंट के बाद तकरीबन मेरे बच्चों की ये फ़ीस है। और इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वो हाई हैं यहाँ पर। तो अच्छा खासा बहरहाल यहाँ पर एजुकेशन भी एक्सपेंसिव है, इतना आसान नहीं है दुबई में भी रहना। और अगर आप अपने बच्चों को पाकिस्तानी या इंडियन स्कूल्स में करवाते हो, उनके प्राइस थोड़े कम हैं, मतलब फ़ीसेस कम हैं, वो थोड़ी अफोर्डेबल हैं। लेकिन मेरे बच्चे उन्हें पहले वो इंडियन से स्कूल में थे, फिर उसके बाद अभी ये पाकिस्तानी स्कूल्स में भी हमारा मतलब एक्सपीरियंस था, और फिर उसके बाद अब ये ब्रिटिश में है। तो हमारा पाकिस्तानी और इंडियन स्कूल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना के शेयर करूँगी कि वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली हमारे अपने पाकिस्तानी स्कूल्स का हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। फ़िलहाल वो इतना अच्छा नहीं रहा, इतना अच्छा नहीं मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि वो कौन सा स्कूल था और कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बहरहाल एजुकेशन यहाँ पे बहुत महंगी है। तो जी ये थी सारी बातें जो आपके साथ की हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिए।